हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड। आप बहुत ही सिंसियर, पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको आने वाले समय में एकेडमिक में भी टॉप करना है, बोर्ड टॉपर बनना है, आने वाली अपने लक्ष्य को हासिल करना है। ओके स्टूडेंट, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, कि एम्पियर सर्कुटल लॉ में इनकंसिस्टेंसी क्या थी, उसके विषय में हमने डिस्कस किया था। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सवेल ने, जिनका पूरा नाम जेम्स क्लर्क मैक्सवेल था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने उस इनकंसिस्टेंसी को दूर कैसे किया, उसको दूर करने के लिए उन्होंने किया क्या। तो हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द एम्पियर सर्कुटल लॉ बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल के द्वारा एम्पियर सर्कुटल लॉ में क्या मॉडिफिकेशन किया गया, हम इसका डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं क्या डिस्कस किया गया। मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ को मैक्सवेल ने क्या मॉडिफाइड किया, क्या उसमें जोड़ा, क्या उन्होंने चेंज किया, ये हम डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। To modify Ampere circuital law, Maxwell considered symmetry of the nature. अब मैक्सवेल को ये क्लू कहाँ से मिला कि क्या होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने नेचर की सिमेट्री को ध्यान दिया। नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर जो को सिमेट्री पसंद है। उसने आपकी एक आंख जितनी बड़ी बनाई है उतनी ही बड़ी दूसरी आंख बनाई है, एक हाथ जितना बड़ा बनाया है उतना ही दूसरा बड़ा बनाया है। तो मीन्स नेचर को सिमेट्री पसंद है, तो उन्होंने सिमेट्री पर ध्यान दिया। आइए देखें, इसके पहले फैराडे ने बताया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर टाइम के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उन्होंने ये बताया था कि जो है, जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जैसे मैक्सवेल ने ये सोचा, क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद पासेज ऑफ टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। दूसरी बात, उन्होंने ये सोचा कि करंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही हो तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो है वो करंट है। तो अब इसका उल्टा, मतलब सो देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ करंट दैट इंड्यूसेस बी। अब अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका तो वहां भी किसी टाइप की करंट होगी। मीन्स हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट होती है, तो अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा तो वहां भी कोई ना कोई टाइप की करंट होगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। दिस करंट कॉल्ड बाय हिम डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजन। तो उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई करंट रिस्पॉन्सिबल होगी, उसको उन्होंने किसी हिस्टोरिकल कारण से डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इसको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, एक बार मैं फिर बता दूं। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू आईसी। आईसी यहाँ कंडक्शन करंट है। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है
ये कंडक्शन करंट के अलावा आती है। मीन्स कंडक्शन करंट तो प्रेजेंट रहती ही रहती है, उसके साथ साथ उसके अतिरिक्त ये करंट होती है। when electric field and hence electric flux changes with time, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज होता है तो एक करंट आती है जिसको हम जो है डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है ना। अब टू मेंटेन द डायमेंशनल कंटिन्यूटी इट इज गिवन बाय, डायमेंशन को मेंटेन करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला राइट करते हैं हम लोग, वो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी लिखते हैं। आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी लिखते हैं, जहां पर ये आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये आपका ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब दो करंट हो गई। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में जब हम की को क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर ये चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज ग्रो करेगा। चार्ज ग्रो करेगा तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगी टाइम के साथ, और टाइम के साथ चेंज होने से कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल जो करंट होगी उसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया। ठीक ना। इस डिस्प्लेसमेंट करंट को आईडी बोलते हैं। खास बात यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है केवल प्लेटों के बीच में होगी, प्लेटों के बाहर जो होगी वो कंडक्शन करंट होगी। ये कंडक्शन करंट होगी, ये कंडक्शन करंट होगी। तो प्लेटों के अंदर, कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, प्लेटों के बाहर कंडक्शन करंट होगी। दोनों मिल करके कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ टोटल करंट अक्रॉस द लूप इज गिवन बाय I इक्वल टू IC प्लस ID हो जाएगा, जहां IC कंडक्शन करंट होगी जो कि एक्सटर्नल सर्किट में होगी एक्चुअल फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जो ID होगी ये कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में होगी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बाहर की सर्किट में ID जीरो होगी, अंदर IC जीरो होगी। कैपेसिटर प्लेटों के बीच में IC नहीं होगी और ID होगी, और बाहर ID जीरो होगी, केवल IC होगी। अब I इक्वल टू IC प्लस ID हो गया, तो I इक्वल टू हो जाएगा IC प्लस ID है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। अब मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ क्या बन गया? हेंस द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ वो हो गया लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज्ड लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ और मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ। इसको हम मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ बोलते हैं या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ बोलते हैं। ठीक ना। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? जब दोनों करंट आ गई तो अब कंटिन्यूटी कैसे कंप्लीट होती है? यहाँ पर जो एक्सटर्नल ये कनेक्टिंग वायर हैं इनमें IC है जिनको आप कंडक्शन करंट बोलते हैं, जो कि एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है ये ID होगी। ID और IC ये दोनों तभी तक फ्लो होंगी जब तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो IC भी जीरो हो जाएगी, ID भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बाहर ID क्यों जीरो होती है, ठीक ना, और अंदर IC क्यों जीरो होती है? अंदर कोई वायर तो है नहीं, कोई एक्चुअल तो चार्ज का फ्लो हो नहीं रहा है, तो इसलिए अंदर जो है वो ID आपकी जीरो होती है। ठीक, अंदर IC जीरो होती है, कोई कंडक्शन करंट नहीं होती है, क्योंकि कंडक्शन करंट तो एक्चुअल फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो अंदर केवल ID प्रेजेंट होती है, और ये कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चेंज होने की वजह से होती है। ओके, तो ये रहा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ। क्या? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, तो अब हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए। एक डिस्कस कर लिए इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ, दूसरा डिस्कस कर लिया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ। अब हम इसके आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके,
इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दोनों करंट मिल करके कंटिन्यूटी को मेंटेन करती हैं और कैसे हम उसको